સમગ્ર વિશ્વ હાલમાં કોરોનાની મહામારીમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. સુરત શહેર પણ તેમાં બાકાત નથી રહ્યું. ચોથો લોકડાઉનનો જે તબક્કો છે તેમાંથી હાલ આપણે સૌ કોઈ પસાર થઈ રહ્યા છે અને દિવસે ને દિવસે જે કોરોના છે, કોરોના પોઝિટિવ કેસોની સંખ્યામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. અને ત્યારે તેવા સમયે ફક્ત એક જ સ્લોગન આપવામાં આવ્યું હતું કે ઘરે રહો અને સુરક્ષિત રહો. પરંતુ તે માહોલ વચ્ચે પણ ફક્ત અને ફક્ત લોકોની પ્રજા માટે જે બહાર નીકળ્યા, લોકોની સુરક્ષા માટે જેઓ બહાર નીકળ્યા અને ખરા અર્થમાં કોરોના વોરિયર તરીકે જેઓ ઓળખાયા, તેનાથી S9 ન્યૂઝ ચેનલ તમારી સમક્ષ લાવે છે અને તે વ્યક્તિની કામગીરી કેવી રહી તેનાથી તમને પરિચિત કરે છે. આમાં આપણે પોલીસ અધિકારીઓની મુલાકાત લીધી, ડોક્ટર્સની મુલાકાત લીધી, નર્સની મુલાકાત લીધી, સફાઈ કર્મચારીઓની મુલાકાત લીધી. આ તમામ કોરોના વોરિયરની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. તો ત્યારે ખરેખર સુરત શહેરના ફાયર વિભાગને આપણે કેવી રીતે ભૂલી શકીએ? કારણ કે જ્યારે જે પણ વિસ્તાર છે તેને સેનેટાઈઝ કરવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા જેની જવાબદારી થઈ પડે છે તે ફાયર વિભાગના હાથમાં છે. જ્યારે કોઈ કોરોના પોઝિટિવ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે તો તેના મૃતદેહને જ્યારે તેની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવે છે ત્યારબાદની પણ ત્યાં સુધીની ફાયરની તમામ જવાબદારી સાથે ફાયર વિભાગ સંકળાયેલું છે. તો આવા તબક્કામાં આપણે ફાયર વિભાગના જે ચીફ ઓફિસર છે તેવા જે પરીખ સાહેબ સાથેની આજેની આપણી આ સ્પેશિયલ મુલાકાત છે કે તેમના વિભાગની કઈ જવાબદારી છે અને જે કોરોનાની આ જે મહામારી છે, આ મહામારીના પ્રથમ તબક્કાથી જ કયા प्रकार की कामगिरी साथ तेओ संडोवायेला रह्या हता. परीख सर जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि ये जो महामारी का जब से शुरुआत हुई 22 मार्च को, जब सबसे पहला फर्स्ट डे का लॉकडाउन था, फर्स्ट डे का जो बंद था, उसके बाद में जो लॉकडाउन के 1 बाय 1 जो तबक्के आए, सबसे पहले कौन सी कामगिरी दी गई फायर विभाग? गुजरात में जो आपको याद हो तो पहला जो केस आया था सूरत में आया था कोविड का, और पहली डेथ भी कोविड की सूरत में हुई थी. उसके बाद से तब से हम लोग पूरा डिपार्टमेंट डिसइंफेक्शन की कार्रवाई में लगा हुआ है और करीब 23 गाड़ियों के आसपास फायर ब्रिगेड की लगी हुई है डिसइंफेक्शन के लिए, और 950 के आसपास हमारा स्टाफ है. रात और दिन सभी लगे रहते हैं कि ताकि चेप एक दूसरे को नहीं लगे और जो संक्रमित व्यक्ति है उसका संक्रमण ज़्यादा बस्ती में नहीं फैले. तो हम लोगों ने अभी तक करीब 2,50,000 के आसपास जो संस्थाएं हैं, स्थान है, स्थलों पर डिसइंफेक्शन की कार्रवाई करी है. उसमें हॉस्पिटल्स है कोविड, और कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, बाकी क्लस्टर एरिया है, रेड जोन एरिया है, ऑरेंज जोन एरिया है और क्वारंटाइन एरिया है. सभी में इस तरह का कार्रवाई जो है फायर डिपार्टमेंट द्वारा करता जाए. अच्छा, बसंत परीख जी, हमें ये भी बताइए कि जब पता चलता है कि भाई ये जो एरिया है, ये एरिया में पॉजिटिव केस आया है, तो वहाँ से कौन से एरिया को सैनिटाइज करने की कामगिरी स्टार्ट की जाती है और कितने प्रीमाइसिस को वो वहाँ से सैनिटाइज किया जाता है? SMC की आरोग्य टीम के साथ में फायर ब्रिगेड पूरा जो भी पॉजिटिव केसेज आता है तो साथ में सर्वे के साथ में डिसइंफेक्शन की कार्रवाई भी करनी पड़ती है, और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के विस्तार में पूरा सैनिटाइज करते हैं कि जो चेप उसके द्वारा कुछ अगर सरफेस पे कुछ संक्रमण लगा हो, वायरस लगा हो, तो वो बाकी जगह पे स्प्रेड नहीं हो. इसलिए डिसइंफेक्शन की कार्रवाई फायर ब्रिगेड द्वारा करी जाती है. अच्छा, डिसइंफेक्शन की जब भी कार्यवाही करते हैं तो जब वो जो एरिया है वो कितने टाइम पीरियड तक वो सुरक्षित एरिया माना जा सकता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड और बैक्टीसोल करके केमिकल है, तो जहाँ भी हम लोग डिसइंफेक्शन की कार्रवाई करते हैं तो केमिकल डलने के बाद में टोटली वायरस वहाँ से निकल जाता है. और एनवायरनमेंट में जैसा आपको पता है कि हवा में इस तरह का वायरस स्प्रेड नहीं हो रहा, ओनली सरफेस एरिया है जहाँ पे उसने थूका हो या कहीं पे उसका कुछ हाथ लगा हो, उसकी वजह से चेप लगता है. तो वो हम लोग क्लीन करने की कोशिश करते हैं, और उसी का एक प्रभाव है कि जो सूरत सिटी में आपने देखा होगा, इंदौर और ये सब सिटियाँ है जिसकी पॉपुलेशन सूरत से कम है, उसके बाद भी वहाँ केसेस ज़्यादा है. और सूरत में अभी उतने केसेस नहीं है जितना बाकी सिटियों में है, और काफ़ी कंट्रोल में है. वो डिसइंफेक्शन और सर्वे वगैरह की वजह से ही संभव है. अच्छा, सर जी, साथ में ये भी हमें बताइए कि अगर कोई माहौल, कोई एरिया है जिसमें आज पॉजिटिव केस आया और उसके साथ मतलब दूसरे दिन भी पॉजिटिव केस आया, तो क्या वापस दूसरे दिन भी जाके वो ही एरिया को वापस डिसइंफेक्शन किया जाता है? पॉजिटिव केस आने के बाद में कंटिन्यूस हम लोग 5 दिन तक उस एरिया में डिसइंफेक्शन की कार्रवाई चलती रहती है.
अच्छा, मतलब वो 5 दिन तक वो कार्यवाही चालू करनी पड़ती है और 5 दिन के बाद फिर वापस वो एरिया में मुलाकात लेने की आवश्यकता रहती है? हाँ, अगर उसमें वापस से केसेज आते हैं तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ जाकर के वापस डिसइंफेक्शन की कार्रवाई करते हैं। और जो क्लस्टर एरिया या कच्ची बस्ती वगैरह है जहाँ स्लम एरिया, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं चेप लगने के, क्योंकि एक तो क्राउडी जगह होती है और उनका रहने का थोड़ा कॉमन टॉयलेट वगैरह ये सब रहता है, तो इसलिए वहाँ पे कंटिन्यूस करते हैं हम लोग। अभी फिलहाल सूरत शहर में फायर विभाग की जो टीम है उसमें कितने सभ्य हैं? 960 के आसपास पूरे फायर विंग में सदस्य है। उसमें ऑफिसर्स भी है और फायर मार्शल है, ड्राइवर्स वगैरह है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि फायर ब्रिगेड जो है 21 अभी डेड बॉडी वैन है उसको भी ऑपरेट कर रहा है और 11 एम्बुलेंस है, उसमें से 4 कोविड एम्बुलेंस रखा हुआ है, वो सब भी फायर ब्रिगेड के द्वारा ऑपरेट करने में आ रहा है। अच्छा, मतलब जब भी कोई कॉल आता है तो सबसे पहले वो फायर थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है वो एम्बुलेंस और वो सब? हाँ, अगर कोई डेथ है कोविड रिलेटेड तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड के पास कॉल आता है और साथ में आरोग्य की टीम भी वहाँ पहुँचती है, फायर की टीम भी जाती है और कब्रिस्तान या शमशान घाट जब तक क्रिमिनेशन की कार्रवाई पूरी होती है, डिसइंफेक्शन की कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती, तब तक पूरा फायर ब्रिगेड उनके साथ ही रहता है। अच्छा, अगर किसी की डेथ होती है तो उसमें फायर ब्रिगेड की कामगिरी क्या रहती है? अस्पताल से लेके स्मशान घाट तक के वो जो सारा रास्ता है उसमें क्या क्या मेन जिम्मेदारी कौन सी रहती है? हॉस्पिटल में जहाँ उस पेशेंट को रखा हुआ है और जहाँ भी पोस्टमार्टम वगैरह उसका हुआ है वो पूरा एरिया डिसइंफेक्ट करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए पूरा फायर ब्रिगेड उसमें सैनिटाइजेशन के बाद में जो भी कब्रिस्तान या शमशान भूमि पे जहाँ ले जाते हैं उसको, तो उस जगह को भी सैनिटाइजेशन की कार्रवाई फायर ब्रिगेड द्वारा की जाती है। अच्छा, मतलब कि कई जगह ऐसा होता है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर पेशेंट को एडमिट किया है और उसके बाद में उसको कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दिए होते हैं, तो क्या वो अस्पताल को भी सैनिटाइज किया जाता है? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी है, ट्राई स्टार हॉस्पिटल है, मिशन हॉस्पिटल है, अपना ये कतारगांव में जो हॉस्पिटल है, सभी जितने भी कोविड हॉस्पिटल है सब में सैनिटाइजेशन की कार्रवाई फायर ब्रिगेड के द्वारा, आरोग्य टीम के द्वारा की जाती है। अच्छा, ये जो माहौल था लॉकडाउन का, ये माहौल में फायर की स्पेशली कामगिरी थी कि भाई वो एम्बुलेंस है वो उनकी जवाबदारी दी गई थी और साथ में ये जो सारे जो एरिया है उसको डिसइंफेक्ट करने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा फायर ने और कौन सी जवाबदारियाँ ये माहौल में निभाई है? फायर ब्रिगेड के पास पहले जब श्रमिक और लेबर्स वगैरह का फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम ज़्यादा था तो फायर ब्रिगेड ने उनके साथ भी काम किया और फूड पैकेट भी वितरण किए साथ में। और इमरजेंसी कॉल काफ़ी आते रहते हैं, तापी नदी में सुसाइड केस भी बहुत आते हैं, उनमें से डेड बॉडी निकालना और बाकी रेस्क्यू वर्क करना। फायर कॉल भी साइमल्टेनियसली काफ़ी आए सचिन में, और ये फैक्ट्रीज़ वगैरह स्टार्टअप में काफ़ी चांसेस रखते हैं आग लगने के। अभी 3-4 दिन में डेली 3 से 4 कॉल डेली आते हैं, वो सब कार्रवाई भी फायर ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है। तो ये जो माहौल है, ये माहौल में उनकी जो रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो निभाते ही है, साथ में ये एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है कि भाई कहीं से कोई पॉजिटिव केस आए तो वो सारे विस्तार को डिसइंफेक्ट करना है, अस्पताल की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो ये जो माहौल है, इस माहौल में आप अपनी टीम की उनकी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं? उनको ये जो सारी बात है उसमें अवेयर कैसे किया है? फायर ब्रिगेड ने नॉट ओनली फायर ब्रिगेड, पूरा जो सूरत सिटी है उनके लिए भी काफ़ी बीच बीच में एक वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और ये सब कोविड से रिलेटेड जो जी फायर प्रिवेंटिव मेजर्स है उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाए। हमारी टीम को खुद को भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया कि किस तरह से इस माहौल में रहना है, लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करनी है। सभी को पीपीज दिया हुआ है, तो उनको पहन के ही जो भी जाते हैं कोविड केसेज में, चाहे शमशान घाट पे हो, हॉस्पिटल में हो, तो पीपीज वगैरह पहनते हैं। उनको किस तरह से पहनना है और किस तरह से उनको उतारना पड़ता है वो सब उनको सिखा के रखा जाता है, क्योंकि उनमें से एक भी संक्रमित होगा तो पूरा डिपार्टमेंट संक्रमित होने के चांसेस ज़्यादा है।
દર્શક મિત્રો, એક વસ્તુનું ખાસ તમને ધ્યાન દોરી દઉં કે આ ફાયર વિભાગની ટીમની કામગીરી ખરેખર પ્રશંસનીય છે, કારણ કે જ્યારે કદાચ ડૉક્ટરની વાત કરતા હોઈએ, નર્સની વાત કરતા હોઈએ, તો ત્યારે એક વસ્તુ થઈ જાય છે કે ભાઈ તમે જે પેશન્ટ પાસે જાઓ છો તેનાથી તમે વાકેફ છો કે તે કોરોના પોઝિટિવ છે અને તેનાથી તમારે તકેદારી રાખવાની છે, પરંતુ ઘણી વખત ફાયરની જવાબદારી એવી થાય છે કે કદાચ કશે આગ લાગી છે કે કોઈ એવું રેસ્ક્યુનો માહોલ છે, તો તેવા માહોલમાં તમે નથી જાણતા કે તમે જે વ્યક્તિનું રેસ્ક્યુ કરવા જઈ રહ્યા છો તે કઈ પરિસ્થિતિમાં છે, ત્યાંનો માહોલ કેવો છે, અને તેમ છતાં પણ પોતાના जीवना जोखमे ते व्यक्ति ने बचावानुं छे। अगर कहीं पे आग लगी है, हमें नहीं पता कि वो माहौल कैसा है, हम जिनका रेस्क्यू कर रहे हैं वो लोग, अगर हो सकता है कि कोरोना इन्फेक्टेड हो ना हो, कुछ भी पता नहीं है, तो वो माहौल में कैसे वहाँ उन लोगों की जान बचाने का ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे करते हैं, क्योंकि पीपीई किट पहन के ये सारी कामगिरी करनी इतनी आसान भी नहीं होती। हाँ, डेफिनेटली जो भी कॉल आता है, रेस्क्यू कॉल आता है, तो अभी कोई घर के अंदर बंद हो गया या इस तरह का कॉल आता है कि ऊपर किसी पोल पे भी एक बार चढ़ गया था, उसको निकालना पड़ा, तो उसमें बहुत मुश्किल है पीपीई पहन के ऊपर जाना और हाइट से उसको रेस्क्यू करना। तो मास्क वगैरह ये सब पहनते हैं, फिर भी अगर वाटर रेस्क्यू है तो उसमें पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें। तो सस्पेक्टेड केस में जो भी है पॉसिबल है उतना पीपीई पहनते हैं, बाकी रिस्क लेके भी काम करना पड़ता है। तो ये माहौल में कभी ऐसा कोई केस आपके सामने आया है जिसको फेस करते वक्त सच में आपको लगा है कि ये जो कामगिरी है सबसे टफ कामगिरी हमने अभी की है? हाँ, जो वाटर रेस्क्यू है करीब 2 महीने के अंदर 10 से 12 रेस्क्यू किए, उसमें सब में यही था कि सस्पेक्टेड हो सकता है कि कोविड पेशेंट हो और कोई मेंटली डिस्टर्ब हो, सुसाइड करने का कोशिश किया हो, उनमें से तो कोई नहीं है। तो ये सब दिमाग में बातें रहती है, फिर भी रेस्क्यू करना पड़ता है अपना, और काम तो करना ही है, इसलिए उसमें पॉसिबल भी नहीं है मास्क पहनना, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो बचाया भी है और लकीली कोई इस तरह का रिपोर्ट आया नहीं सामने। सर, आप अपनी टीम को इसके ये जो काम है वो सब में अपनी जान की जोखिम डाल के ये काम करना पड़ता है, आप अपनी टीम को कैसे एनकरेज करते हैं कि भाई ये माहौल है, ये माहौल में भी लोगों के बीच में जाना है और उनकी सहायता करनी है हमें? मैं अपनी टीम को यही बता के रखता हूँ कि जो फ्रंट लाइनर्स है उसमें डॉक्टर्स वगैरह है, पुलिस स्टाफ है, ये सब भी लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोगों से ज़्यादा डॉक्टर्स का काफ़ी टफ काम है, वो लोग लगे हुए हैं देश सेवा में, तो हम लोग भी उनको देखते हुए और उनसे प्रोत्साहित होके ये काम करेंगे। ये काम करने का एक टाइम है देश के लिए, तो सभी लोग उसी को सोच के काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो माहौल है, ये माहौल में आपको क्या लगता है कि ये माहौल में से निकलने के लिए हमें कितना वक्त लगेगा? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि एक दिन सफलता मिलेगी इंडिया को, और पूरा इसमें कोविड के अगेंस्ट में जो है हम लोगों की जीत होगी। और ये सूरत शहर की जब भी बात करते हैं, सूरत शहर का एक मतलब कहते हैं कि सूरत मतलब तो दान की नगरी, यहाँ पे कभी कितनी भी बड़ी आफत आई हो ये कभी नहीं हारा, ये कभी नहीं थका। और ये जो माहौल है, ये माहौल में भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिसने सेवा की, और कई ऐसे सरकारी तंत्र भी है जो अपनी जो सच में जो उनकी फ़र्ज है उससे अलग होकर उन्होंने कामगिरी की। जैसे ही फायर की बात करते हैं तो फायर की टीम का अभी काम होता है कि भाई सैनिटाइज करना है वो विस्तार को, और उससे ऊपर जाके उन्होंने कहीं पे कोई भूखा है, कहीं पे कोई फूड पैकेट पहुंचाने हैं, कहीं पे कोई बीमार है, वो सारी चीज़ों में वो जुट गया है। तो ऐसे माहौल में सूरत को वापस पहले जैसे सूरत लग रहा है कि इतना इजीली पहले जैसे सूरत हो जाएगा, क्योंकि जो पर प्रांतीय है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो वापस अपने वतन चले गए हैं। अभी फ़िलहाल का जो माहौल है तो वो अपने वतन चले गए हैं। भले ही हम उद्योग धंधे की छूट दे रहे हैं कि भाई चालू करिए, लेकिन आपको लग रहा है कि इतना इजीली सब स्टार्टअप हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली जो माननीय कमिश्नर श्री है, एसएमसी की टीम है, पूरी लगी हुई है सभी साथ में। और प्लेग जब हुआ था तब भी लोगों को लगता था कि सूरत इस स्थिति से उबर नहीं पाएगा, और इस तरह से इतना उभरा, इतना अच्छा ब्यूटीफुल सिटी बनाया, और आज फर्स्ट रैंकिंग है सूरत की। तो कोविड से भी लड़के और आगे वापस से वो सब काम धंधे वापस रहेंगे, सारे मजदूर वापस आएंगे, और ये सब हमारी जीत होगी सूरत की। एक चीफ फायर ऑफिसर होने के नाते सूरत की जो प्रजा है, सूरत की जो जनता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे ये जो माहौल है उसमें?
मैं ये अपील करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी हुई है कोविड की, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने अपना, और जितनी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, अननेसेसरी बाहर नहीं निकले, और कोई ज़रूरत है तभी बाहर निकले, बाकी अपने घर में रहे, सेफ रहे। તો દર્શક મિત્રો, S9 ન્યૂઝ ચેનલના કોરોના વોરિયર કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજ રોજ આપણે ફાયર ચીફ ઓફિસર પરીખ સરને મળ્યા કે જેમની પાસેથી આ ફાયરની ટીમની જે ખરેખર કામગીરી છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તેમની ફરજ શું છે અને આ ફરજની વચ્ચે વચ્ચે તેઓ તેમની જવાબદારી નિભાવવામાંથી પણ ક્યાંય નથી ચૂક્યા. આ જ સમય દરમિયાન તેઓ જ્યારે જે તે વિસ્તાર હતો તેને સેનેટાઈઝ કરતા હતા, ડિસઇન્ફેક્ટ કરતા હતા, તેની સાથે જ કદાચ કોઈક વિસ્તારમાં ફૂડ પેકેટ પહોંચાડવાનું છે તો તેની જવાબદારી પણ તેમણે લીધી હતી. સાથે જ એમ્બ્યુલન્સ અને જે એમ્બ્યુલન્સની સાથે સાથે ક્યાંય કોઈ ઇમરજન્સી કોલ છે તે ઇમરજન્સી કોલની પણ તમામ જવાબદારી તેઓ નિભાવતા આવ્યા છે. તો જ્યારે કોરોના વોરિયરની વાત થતી હોય, જ્યારે ડૉક્ટર, નર્સ, સફાઈ કર્મચારી, પોલીસ અધિકારીઓને આપણે સન્માનિત કરતા હોઈએ તો ફાયરની ટીમને ભૂલી જઈએ તે કેવી રીતે શક્ય છે? તો ખરેખર તેમની કામગીરીને પણ S9 ન્યૂઝ ચેનલની ટીમ દિલથી સલ્યુટ કરે છે અને આવા સમયે તેઓ પ્રજા માટે પોતાના જાનની પરવા કર્યા વગર બહાર નીકળે છે. તે માટે જ ખરેખર દિલથી તેમનો ધન્યવાદ માનીએ છીએ. ફરી મળીશું એક નવા જ કોરોના વોરિયર સાથે. કેમેરામેન જિગ્નેશ પંડ્યા સાથે મોનિકા પરમાર, S9 ન્યૂઝ, સુરત.